जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि वेस्ट एशिया में ईरान, यूएस और इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के चलते जो अमेरिका और इसराइल की जॉइंट स्ट्राइक रही उसमें आयतुल्ला सैयद अली अल खामनेई को भी उसमें उनकी शहादत हुई और अब उनका दफन किया जा रहा है। और जिसमें हमने देखा कि पूरे ही ईरान में विश्व भर से मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। भारत से भी डेलीगेशन गया। थोड़ा सा वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को भी समझेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग ईरान क्यों पहुंच रहे हैं और ईरान भर में ये जो यात्रा है वो इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्यों इतने सारे लोग वहां पे। तो इसको थोड़ा सा विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कमर आगा साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए, कई चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि वो शो कर रहे हैं कि देखिए कितनी यूनिटी है, पॉपुलैरिटी कितनी है, इसलिए कि जिस तरीके से लोग, औरत मर्द बच्चे निकल के आ रहे हैं और कितना गुस्सा उनके अंदर है कि एक आपने एक बड़े पॉपुलर लीडर को मिलके आपने मार दिया। जो खिलाफ हो गए थे वो भी जुड़ गए हैं इनके फिलहाल। तो ये एक अब डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मैसेजिंग। यूनिटी है। हाँ, तमाम सबको दिखाना, और खुद लोग भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके शहर में आए और वो, ताकि उसमें जुड़ सकें इस जनाजे में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और उनको काफ़ी सपोर्ट भी मिल रही है इसको चलते हुए। और लोगों के में गुस्सा भी है कि भाई आपने एक एक पॉपुलर लीडर को, जिसने कुछ भी नहीं किया, घर में था, उसको आपने मारा। शहादत को लेके बहुत सी बातें हो रही हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि 100 देशों से ज़्यादा के रिप्रेजेंटेटिव्स आए, ये भी बहुत बड़ी बात है। अलग अलग स्तर के लोग आए हैं वहाँ पे, उन्हीं ने सिंपैथी दिखाई, वहाँ पे मिले इन लोगों से। तो ये भी एक बड़ी बात है कि ईरान जो है वो आइसोलेटेड नहीं है, अलग थलग नहीं है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। इसके अभी भी मित्र हैं, दोस्त हैं, और बहुत से देशों से वो काफ़ी पावरफुल डेलीगेशंस भी आए, रशिया, चाइना और बहुत से, इवन सऊदी अरेबिया और दूसरे अरब देशों ने भी भेजे बहुत से। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये पॉलिटिकल माइलेज भी जिससे मिल रही है रिजीम को, दिखाना कि भाई हम, अमेरिका की कोशिश थी आइसोलेट करने की, हराने की, लेकिन इनकी कोशिश ये दिखाना चाहते हैं कि हम यूनाइटेड हैं और एक साथ सब जुड़ के लड़ रहे हैं। हम लोग लड़े हैं और लड़ेंगे फ्यूचर में, और हमारे मुल्क को सपोर्ट भी है तमाम लोगों की। और सर, कहीं ना कहीं एक जो विक्ट्री वाला मैसेज ईरान दे रहा है इस फ्यूनरल के जरिए, वो भी इससे निकल कर आ रहा है कि हाँ, वो भी है इनका, बेशक उनका। भाई वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हमारी जीत हो गई। तो दुनिया के इतने पावरफुल आर्मीज ने हमारे पर अटैक किया, और अटैक जिस लिए किया था कि रिजीम चेंज कर देंगे, और फिर उसके अलावा वहाँ के ऊपर एक प्रो अमेरिकन रिजीम होगी, लाखों जनता हमारे फेवर में निकला लाएगी, रिजीम अनपॉपुलर है। तो उनके, और फिर जो दूसरे मकसद थे युद्ध के वहाँ के ऊपर प्रो अमेरिकन रिजीम हो जाएगी, और फिर उसकी मदद से वो सेंट्रल एशिया में रशियन इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और तो ये सारी चीज़ें तो कुछ हुई नहीं। प्रॉक्सी जो है, इनकी जो मिलिटेंट एलाइज हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, उनसे निपट लेगा बाद में। या उल्टा ये हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी इन्हीं ने खो दिया। वहाँ अभी तक वो इंटरनेशनल वाटरवे था, अब ईरान कह रहा है कि हमारा है, और अभी भी वो उसके ऊपर अड़े हुए हैं, मान नहीं रहे हैं। इसको देखते हुए लगता ये भी है अंबर जी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक युद्ध और हो, इससे कि इसराइल, अमेरिका ने तो अपने को बाहर कर लिया, लेकिन इसराइल अभी नहीं मान रहा है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि ईरान एक बड़ी शक्ति के रूप में इमर्ज हो गया है, अरब वर्ल्ड में भी उसकी सपोर्ट काफ़ी हो गई है, खासतौर से जनता के बीच में। और हालांकि जनता की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है अरब वर्ल्ड में, क्योंकि वहाँ पे
तानाशाही राज है। लेकिन फिर भी अगर बड़े तादाद में सपोर्ट उनको मिल रही है। और ये भी है कि अमेरिका का जो मेन वो थी इशू, वो ये था कि एक नया मिडिल ईस्ट बनेगा जो अगले 100 साल तक इनको अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करेगा। उनको लग रहा था कि ये जो अभी का मिडिल ईस्ट है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बरतानिया ने फ्रांस ने मिल के बनाया था, इसके आगे की बात करेंगे। नए विभाजन होंगे कुछ देशों के कुछ जगहों पे। उसका एक नक्शा भी, हालांकि ऑफिशियल नक्शा नहीं था, इजराइल ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने काफी पहले छापा भी था उसको, लेकिन इजराइल के थिंक टैंक्स ने बनाया था, जो कि बहुत पावरफुल थिंक टैंक है, जो इस समय रूल भी कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट बेस है उनका। तो वो कुछ नहीं हो पाया है। उसको देखते हुए ये लगता है कि दूसरी बात ये कि अमेरिका इतना शक्तिशाली देश है, वो अपनी हार तो नहीं मानेगा किसी भी सूरत से। तो क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है। अब वो आने वाले मंडे को, सोमवार के दिन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जा रहे हैं। उनकी बातचीत होगी डोनाल्ड ट्रंप से, और बातचीत के मतलब ये है, बहुत से लोगों का मानना ये है कि नए युद्ध की तैयारी। ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है ये MOU साइन करके समय टाइम खरीद रहा था, टाइम बाई कर रहा था। हाँ, इसलिए कि ताकि तैयारी हो सके अगले युद्ध की, नंबर 1। नंबर 2, तेल के जो स्टॉक्स थे, रिजर्व्स थे इन देशों में, वो बहुत कम हो गए हैं। खासतौर से अमेरिका में तो बहुत ही कम हो गए हैं, बाकी देशों में भी कम हो गए हैं। अमेरिका चाहेगा कि वो स्टॉक्स दोबारा से पूरे हो जाएं, और ताकि अगर युद्ध हो तो लंबे समय तक वो उनका इस्तेमाल कर सके, तेल की कीमत बढ़ने ना पाए, जैसे पहले कर रहे थे कि तेल की कीमत को हर हालत में उन्हीं ने, हालांकि 120-130 तक पहुंच गया था, 25 तक। लेकिन अभी इस समय अगर युद्ध होगा तो ये ग्लोबल ऑयल रिजर्व जो अलग अलग कंट्रीज के हैं वो बहुत डिप्लीटेड हैं, तो तेल की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फिलहाल मुझे नहीं लगता जल्दी वॉर होगी। लेकिन ये कि संभवता है कि हो सकती है, ये बहुत से लोगों का ऐसा मानना है। बिल्कुल, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, तो अगर हम आयतुल्लाह अली खामेनी के हम फ्यूनरल की बात करते हैं, तो उसमें जो लोगों की संख्या उसको देख के वो काफी हैरान है। उन्होंने बोला भी कि आई थॉट पीपल हेटेड हिम, बट इतने सारे लोग वहां पे आ रहे हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि फिनिश द जॉब, सॉरी, साइन द डील और विल फिनिश द जॉब। तो कहीं ना कहीं धमकी पर फिर से डोनाल्ड ट्रंप उतरते हुए नजर आ रहे हैं, बात बन नहीं पा रही। आप किस तरह से देख रहे हैं? अमेरिका कहीं ना कहीं यही मैंने desperate कहा नजर कि आ रही है। इसीलिए देखिए, उनकी पॉलिसी ये है कि भाई जो चीज युद्ध से नहीं उनको मिली, वो अब चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से वो अपने जो उनके गोल्स हैं उनको पूरा कर लें। ईरान इस पे राजी नहीं है। ईरान एक दूसरी बड़ी समस्या उन्हीं ने अब खड़ी कर दी। जो पुरानी लीडरशिप थी वो काफी सोच समझ के काम कर रही थी। नए लीडरशिप जो आई है ये भी काफी प्रैग्मेटिक है, मुझे देखने से लगता है इनके पास भी काफी बड़े प्लान्स हैं, सब कुछ है। लेकिन ये लोग जो हैं, इसमें IRGC यानी उनकी सेना जो है उसका काफी इन्फ्लुएंस नजर आता है, और वो ये कहते हैं कि हमारा जो सैंक्शंस हैं वो हटने चाहिए। ये काफी चाहती है कि इनके मसले सब हल होने चाहिए, कि बेसिक ये कि सैंक्शंस हटने चाहिए हर हालत में। फिर उसके अलावा ये जो है उनका फ्रोजन एसेट, जो उनके पैसे अलग अलग मुल्कों में हैं, वो उनको वापस मिलने चाहिए। तकरीबन 100 बिलियन से भी ज़्यादा हैं, अलग अलग एस्टिमेट हैं। फिर उसके अलावा वो ये चाहते हैं कि उनके पास जो वो है उनका जो वॉर पे खर्चा हुआ है, डैमेजेस जो हुए 300 बिलियन डॉलर, उसकी भी वो डिमांड कर रहे हैं। और फिर सबसे ऊपर बड़ी बात ये वो ये कह रहे हैं कि ये जो गल्फ ऑफ हॉर्मूज है
ये ईरानियन वाटर है, जिसको अमेरिकन जिसको लेके काफ़ी वो है। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से ये बेसिक। फिर दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि जो प्रॉक्सीज थी जिनको अमेरिका कहता था, वो कहते हैं कि हम उनको सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे। यानी अपनी जो भी उनके जो पॉइंट थे एमओयू में तो उन्हीं ने अपना मनवा लिया अमेरिका को, लेकिन अब अमेरिका का जो बातचीत का दौर शुरू हुआ तो अमेरिका उसको दूसरी तरह से ले रहा है। वो कह रहा है ठीक है, हम आपको पैसा देंगे, आपका फ्रोजन एसेट, मगर आपको अमेरिका से सामान खरीदना होगा, सामान की लिस्ट हमको दीजिए, और पैसा एक साथ नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। उनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए। जो उसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो $300 बिलियन है, ठीक है, वो अरब्स देंगे, कब देंगे, क्या होगा। उसकी तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ट्रम्प डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी कोई डील नहीं हुई है, वी हैव नो मनी। हाँ, तो वो तो उनका डील ब्रेकर, वो बहुत पुराने हैं, हर मसलों पे इस तरह की वो बातें करते हैं। तो ये जो अब वो कह रहे हैं हमारा परसेप्शन ये नहीं था, हमारा ये था। ये कह रहे हैं कि हमको ये सारी चीज़ें चाहिए, हम इसके बगैर नहीं मानेंगे, नो मैटर व्हाट में कम, चाहे युद्ध हो या जो भी हो, उसके लिए हम तैयार हैं। अब ये देखना है कि कैसे होगा, क्या होगा, ये तो हर समय बताएगा। लेकिन ये है कि दूसरी तरफ अमेरिकन हैं, वो मानने पे इजराइल तो खास तौर से उनका ट्रस्टेड एलाई है। उनका प्लान था नया मिडिल ईस्ट बनाना, वो नया मिडिल ईस्ट तो बिल्कुल बन ही नहीं रहा, बल्कि ईरान पावरफुल हो गया और ज़्यादा, और उसकी क्षेत्र में बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया। फिर उसके अलावा ये कि अरब नेशनलिज्म बढ़ रही है, अरब नेशनलिज्म के बढ़ते हुए इस्लामिक फोर्सेस जो थी वो उनका डिक्लाइन हो रहा है, जो इनडायरेक्टली अमेरिका को सूट करती थी बातें। अब चाहे वो जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इनके जो भी एक्शन थे उससे ज़्यादातर नुकसान तो मुस्लिम देशों का हुआ, सीरिया का हुआ, इराक में हुआ, ये सब जितना भी हुआ। अमेरिका तो बहुत दूर था, वो बातें तो ज़रूर करते थे अमेरिका के लिए, लेकिन कोई अलकायदा शुरू में तो ठीक तरीके से अमेरिका से लड़ रही थी। बाद में उसमें भी स्प्लिट हो गई, आईएसएस जो बनी, वो उसका रुख अलग था। तो ये जो चीज़ें हैं वो भी एक्सपोज हो गए। शिया सुन्नी यूनिटी भी बढ़ती हुई नज़र आती है। जो डिवाइड एंड रूल वाली इनकी लाइन थी उसको क्षति पहुंच रही है। देखिए, मुझे लगता है बहुत मेजर चेंजेस पश्चिम एशिया में आएंगे आने वाले समय में। क्या होंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये कि जो ईरान और एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कुछ गाजा में हुआ या जो इस वक्त ईरान में हो रहा है, इसको अलग करके नहीं देखना चाहिए। बल्कि मेरा मानना ये है कि जो रशिया और का युद्ध जो चल रहा है वहाँ पे कीव में, यानी वो भी इसी से सब चीज जुड़ी हुई है। एक ग्रैंड वो था, एक प्लान कि रशिया कमजोर हो जाएगा, इधर वो सारी शक्तियां ईरान जिनको सपोर्ट कर रहा था वो कमजोर होंगी, ईरान में रिजीम चेंज होगी, तो रशिया चाइना का जो इन्फ्लुएंस, खासतौर से चाइना का जो इन्फ्लुएंस उस क्षेत्र में बढ़ रहा था वो खत्म हो जाएगा। रशिया का इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में खत्म हो जाएगा। रशिया टूट भी सकता है, टूट जाएगा, खासतौर से जो मुस्लिम रिपब्लिक्स हैं कॉकेशस रीजन के, वो अलग हो जाएंगे। हुआ कुछ नहीं, ये तो सब ग्रैंड प्लान बन के रह गया। और मिडिल ईस्ट के अंदर भी ये हुआ। अमेरिका की पॉलिसी हमने ये देखी है कि जब ये जैसे इराक में था, इन्हीं ने पूरे इराक को ध्वस्त कर दिया था जिसे कहना चाहिए। और अमेरिकन राष्ट्रपति जो समय थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, उन्हीं ने बड़े फैन फेयर से एक युद्ध पोत के ऊपर खड़े होकर ये अनाउंस किया कि हमने इराक को प्री इंडस्ट्रियल एज में पहुंचा दिया, वाकई सब ध्वस्त कर दिया। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज जो कुछ भी थी थोड़ी बहुत, हर चीज। अब हो सकता है कि ईरान के लिए भी उनकी यही पॉलिसी हो कि भाई ठीक है, अगर हम प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट वहाँ नहीं बन रही है तो हम ईरान को
ध्वस्त कर देते हैं ताकि वो 10-15 साल इंटरनल प्रॉब्लम्स में फंसे रहें और फिर जो उनके सहयोगी दल हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स, उनको एक-एक करके अलग कर लिया जाएगा। क्या इसमें कामयाबी मिलेगी? मुझे नहीं लगता कि इस तरह के ये प्लान अमेरिकन्स बहुत बड़े-बड़े बनाते हैं। वॉर जो हुई थी वो बेसिकली इसलिए नहीं हुई थी, वो इसलिए हुई थी कि रिजीम चेंज बनेगी, प्रो अमेरिकन रिजीम होगी और फिर उस रिजीम की मदद से वो जो है सेंट्रल एशिया में जाएंगे, वहाँ पे रशियन इन्फ्लुएंस को कम करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ईरान में जो तेल और गैस के बड़े भंडार हैं वो उनके पास आ जाएंगे। अमेरिकन कंपनीज, ऑयल कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी, अमेरिकन इन्फ्लुएंस होगा, वो तय करेंगे तेल की कीमत, तेल का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। अरब ऑयल तो उनका मानना है कि उनके पास है ही, पहले से उनका इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। ईरान मिल जाएगा तो फिर ईरान से मिला हुआ सेंट्रल एशिया में भी तेल और गैस के बड़े भंडार हैं। ये पूरा ताना बाना जो इन्हीं ने वार का किया था वो दरअसल तेल के लिए किया था। इन्हीं ने वेनेजुएला में जो रिजीम चेंज हुई वो तेल के लिए हुई, साफ खुद ही कहते हैं। फिर उसके अलावा अब वहाँ पे उनके अमेरिकन ऑयल कंपनी सब कंट्रोल कर रही हैं तेल उनका। फिर उसके अलावा ये ईरान में तेल का मसला, सेंट्रल एशिया के तेल का मसला, फिर उसके अलावा ये जो ग्रीनलैंड है उसको भी कह रहे हैं कि वहाँ पे भी तेल और गैस बहुत है, उसको भी ये मान रहे हैं। और दरअसल इनका प्लान जो है कि ग्रिड कंट्रोल होना चाहिए तेल के ऊपर पूरी दुनिया के इनका, ताकि तेल की कीमत और ये तय करेंगे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से ऑयल कंपनीज, न के ओपेक जो कार्टेल है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का, उसका दखल। ये इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं जो इनके इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। इराक में भी इन्हीं ने सोचा था, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बन पाई। आप कैसे हो सकता है? ईरानी चाहे आप बर्बाद कर दो तब भी वो लड़ता रहेगा। हमने देखा सद्दाम हुसैन ने जब 1980 में अटैक किया था ईरान के ऊपर, उस वक्त उनके पास सेना भी नहीं थी। जो शाह ईरान की सेना थी पुरानी वाली, उसको खुमैनी ने आने के बाद डिसॉल्व कर दिया था। लेकिन उसके बाद ये सब जुड़ जुड़ा के ये लड़ते रहे और ये सारे अरब देश जो जहाँ पे अमेरिकन बेसेस हैं, जिसको ईरान ने उड़ाया है, निशाना बनाया है, ये सब सद्दाम हुसैन को पैसा भी दे रहे थे। सद्दाम हुसैन के लिए वेपन खरीद के उनको दे रहे थे कि इस्लामिक रेवोल्यूशन जो है वहाँ पे कमज़ोर हो जाए और फिर उसके बाद टूट जाए, वहाँ पे chaos anarchy आ जाए या प्रो इराकी रिजीम बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 8 साल युद्ध चला, 1 मिलियन लोग मरे, मरने वालों में 8 लाख के करीब तो ईरानी थे, लेकिन वो लड़ते रहे। और देखिए, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और अमेरिकन उसको बदल, मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है और वो उसको वॉर और इन सब के माध्यम से रोकने की जो अमेरिका कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं लगता। यहाँ थोड़ा डिले हो गया, इसी समय डिले वॉर की वजह से हो गया। पहले जो बात हो रही थी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे सब देश, सऊदी अरेबिया ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया था और देशों ने भी अलग अलग किया था। फिर ब्रिक्स कह रहा था कि नया बैंक बनाएंगे इंटरनेशनल, और पूरा ब्रिक्स का जो एजेंडा था मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये सारी डिबेट फिलहाल बंद हो गई है। क्या कहते हैं, रशियन वार, गाजा, फिर उसके अलावा अब ईरान वार, ये मुद्दा बन गया है। लेकिन ये है कि जो डिजायर है, जो बेसिक मुद्दे हैं, वो नहीं खत्म हुए, वो फिर रिकर कर जाएंगे जैसे ही होगा। अमेरिका के अंदर भी इकोनॉमिक क्राइसिस है। जी, अगर बिल्कुल। तेल और के दाम बढ़ते इकोनॉमिक हैं, क्राइसिस के साथ-साथ सर अभी फिर मिड टर्म्स भी बहुत नज़दीक है। लेकिन सर कहीं न कहीं एमओयू तो साइन हो गया, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी हिकअप्स नज़र आ रहे हैं और अमेरिका आपका ऑफ कोर्स प्रेशर है, वो सारी चीज़ें जो अभी आपने बताई। लेकिन अब यहाँ से क्या आपको नज़र आ रहा है? व्हाट्स नेक्स्ट? मुझे युद्ध नजर आ रहा है कि एक और होगा और बहुत ओके। भयानक होगा। डर इस बात का है कि ईरान काफी शक्तिशाली है और ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो इजराइल को काफी क्षति पहुंचा सकते हैं। तो इजराइल इस बात को टॉलरेट नहीं करेगा कभी भी। वो कहीं न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकता है। पता नहीं करेगा या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन संभवतः हो सकता है। इस सिनेरियो पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से
जो पॉलिटिकल थिंकर हैं वो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं। मैं तो बहुत शुरू से कह रहा हूँ कि इजराइल अंत में अगर ऐसा होगा तो वो जरूर यूज करेगा। बनाया उन्हीं ने, डिटरेंट के लिए नहीं है, बल्कि वो यूज भी कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इसराइल जो है वो ईरान को एक थ्रेट के रूप में देखता है। ईरान यूएस ने जो डील की उसमें इसराइल को लगता है कि उसके इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसराइल जो है वो पीछे अपने आप को महसूस कर रहा है कि मुझे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली है इस पूरे डील में, जो पीस डील और ये एमओयू वगैरह हुआ है। लेकिन अब अगर इससे युद्ध होता है तो क्या आपको लगता है कि जो ये एक पीरियड मिला अभी उसमें उसके लिए हम दुनिया अगले उस फेज के लिए तैयार हो चुकी है क्या? देखिए, दुनिया तो नहीं तैयार है। अमेरिकन पावर, इजरायली सपोर्ट, ये सारी चीजें हैं। दुनिया तो अमन शांति चाहती है मेरे सब। कहने का मतलब सिर्फ ये था क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ा, एनर्जी और ये सारा कुछ। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानने की कोशिश कर रही। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर ये दोबारा से बंद हो जाएगा और इसको रोकना अमेरिकन के लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। इसलिए कि कर तो सकते हैं, अमेरिका के पास तो इतनी शक्ति है, एक साथ दसियों मुल्क को बर्बाद कर सकते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है इन टर्म्स ऑफ आर्मी, मिलिट्री और मनी वाइज भी। हर चीज के हिसाब से देखिए, इकोनॉमिकली भी दुनिया का सबसे पावरफुल पैसे वाला देश है। और लेकिन ये कि अफगानिस्तान में 22 साल तक ये लड़ते रहे तालिबान से, नॉन स्टेट एक्टर से, उन्हीं को सत्ता देनी पड़ी। इराक में कुछ नहीं हुआ, वियतनाम में और इंडो चाइना में इनको वहां से भागना पड़ा। अब क्या कहते हैं, तो पावर से सब कुछ नहीं होता। आप मिलिट्री स्ट्रेंथ से आप अपने ऑब्जेक्टिव को नहीं पूरा कर सकते। अमेरिका की सुप्रीमेसी तब तक थी जब तक कि उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर मोनोपोली थी। अब भारत ने भी चंद्रयान भेज दिया, भारत के पास भी बहुत टेक्नोलॉजीज है। और ये जो ग्लोबल साउथ के जो डेवलपिंग नेशन के जो डेवलप देश हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, कोरिया, साउथ कोरिया, फिर उसके ऐसे बहुत से देश, जापान, एशिया के अंदर तो बहुत से ऐसे देश हैं। ये बड़ी, अर्जेंटीना, ये सब बहुत पावरफुल देश हैं जो डिमांड कर रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। और अमेरिका उसको रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कि वॉर के माध्यम से वो रोकना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता, ये कुछ डिले हो सकता है। ये प्रोसेस, लाखों लोग मर भी सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर, लेकिन ये है कि उनको अल्टीमेटली विजय नहीं मिलेगी यहाँ भी ऐसा लगता है। और मिडिल ईस्ट में तो बहुत ही बर्बादी मुझे दिखाई देती है। अगर तेल की सप्लाई को डिस्टर्ब कर दिया ईरान ने, ईरान क्या, मुझे लगता है कि जो अभी रिसेंट इनके झगड़े हुए हैं सऊदी अरेबिया और हूती के बीच में, और हूती ने एक बार अरामको पे अटैक करके दिखा दिया था कि उनकी वो इतने कैपेबल हैं कि उसको वो कर सकते हैं, या ईरान अरामको के ऊपर अटैक कर देता है और उसको डैमेज कर देता है और तेल की सप्लाई रुक जाती है, तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल। 20% तेल है यहाँ पे जो जा रहा है यहाँ से, और बहुत तरीके हैं गल्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को रोकने के। वो इतना छोटा नैरो पासवे है, अगर 2-3 जहाज वो अपने ईरानी पत्थर वत्थर भर के ले जाएं और डुबो दें पुराने जहाज वहां पे, तो ही बंद हो जाएगा। वो चल नहीं पाएगा। आप हटाते रहो, हफ्तों लग जाएगा, और एक हफ्ते में तो पता नहीं कहाँ से कहाँ हो जाएगा। और अगर तो ऑयल एसेट यूएई और सऊदी अरेबिया या कतर के इन्हीं उड़ा दिए तो मैं समझता हूँ कई साल लगेगा। जी। और जब ईरान के ऊपर अटैक पहले ही होगा, और काफी डैमेज हो चुका है ऑलरेडी, बहुत डैमेज हो चुका है वो। लेकिन ये है कि बड़ी पावर्स जो होती हैं वो शक्ति पे ही विश्वास करती हैं, हमने देखा है। और इसी में बड़ी ताकतों का पतन भी हुआ है, चाहे वो किसी जमाने में टर्की हो या फिर ब्रिटेन, फ्रांस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अमेरिका क्योंकि युद्ध में नहीं आया था तो अमेरिका सबसे शक्तिशाली बना रहा अभी तक। अब ये इतने सालों से सिर्फ युद्ध लड़ रहे हैं। अमेरिका के अंदर लोग चिल्ला रहे हैं कि जिस तरह की डिमांड्स आ रही हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क में जिस तरह के
मंदानी के, वो कि बस का फेयर नहीं दें, माफ कर देंगे, रेंट हम कम कर देंगे, वर्किंग क्लास को हम, जो बातें दिल्ली के इलेक्शन में हम सुनते हैं, केजरीवाल है वहां पे, न्यूयॉर्क के हाँ, अब केजरीवाल। उसका रीजन ये है कि काफी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत है, और जी, रिच एंड पुअर गैप बेइंतहा है। युद्ध होगा तो ये और फैल जाएगा, अमेरिका बिल्कुल का भी तो लॉस होगा। अमेरिका बिल्कुल। में अब देखिए किस तरीके से अमेरिकन कर रहे हैं। अमेरिका में इसीलिए युद्ध के खिलाफ एक बहुत पावरफुल ग्रुप है, जो जी, मिलियंस में जिन्होंने अपोज किया है। और फिर वहां हम्म, पे जो इनका प्रेसिडेंट का मागा मूवमेंट है, वो भी बार बार इसके खिलाफ कि भाई आप युद्ध में मत फंसिए, बल्कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आप बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर कीजिए, टेक्नोलॉजीज डेवलप कीजिए, आर्मी को और स्ट्रांग बनाइए, नई टेक्नोलॉजीज एआई जो आ रही है वो सबको खत्म करके एक नया वो बन रहा है, उसमें आप ध्यान दीजिए, जॉब क्रिएट कीजिए, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट, मिडिल क्लास सोसाइटी जैसे पहले थी उसको बनाइए। वो तो सब प्रोग्राम रुक गया, सब सारी एनर्जी तो इन लोगों की इतने समय से, जब से ये प्रेसिडेंट बन के आए, ईरान और उससे पहले यूक्रेन और ये सब में उनका इन्वॉल्वमेंट एंड मनी का खर्चा, ये सब जो हुआ जी, है। और आइंदा अगर एक और युद्ध होगा तो वो और 1-2 साल फिर बचेगा क्या इनका, 1 साल बचेगा, उसमें क्या कर देंगे। बिल्कुल। तो फिलहाल सिचुएशन जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प अमेरिका को अगर देखें तो ईरान पे फिर से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है, और नतीजा क्या कुछ हो सकता है कि ये आज हमने इस चर्चा में समझने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद।